इनकम टैक्स रिटर्न भरने का सीजन वापस से आ चुका है और लोगों के मन में केवल दो सवाल है कि हमारी रिटर्न इस बार टाइम पे तो चली जाएगी, कहीं पेनल्टी तो नहीं लग जाएगी, या फिर हमें रिफंड कितना मिलेगा। अब देखो, रिटर्न टाइम पे जाना डिपेंड करता है आपके डेटाबेस पे कि आपका डेटा कितना कंप्लीट है, साथ ही रिफंड का मिलना डिपेंड करता है कि आपने इन्वेस्टमेंट कितने कर रखे हैं। अब इस वीडियो में इन दोनों सवालों को जवाब नहीं देने वाला हूं। ये वीडियो उन लोगों के बारे में है जो नॉन प्रोफेशनल्स हैं, जिनको इनकम टैक्स की कोर नॉलेज नहीं है और जो रिटर्न खुद भरना चाहते हैं या फिर पहली बार भर रहे हैं तो सीखना चाहते हैं। जब हम आईटी रिटर्न भरते हैं ना, तो हमसे कई बार क्या होता है, कुछ बेसिक मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि हमें इनकम टैक्स की कोर नॉलेज नहीं होती है। तो ये जो गलतियां होती है ना, वो हमें गलतियां लगती भी नहीं है। फिर फ्यूचर में इनकम टैक्स का कोई नोटिस आ जाता है या कुछ गलत हो जाता है और हमें कुछ पेनल्टी देनी पड़ती है, तो हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ में, मैंने तो सब कुछ सही भरा था। तो ये वीडियो होने वाला है उसी 10 बेसिक मिस्टेक के बारे में जो आपको अवॉइड करनी है कि आप पहली बार जब इनकम टैक्स की रिटर्न भर रहे हो ना, तो एटलीस्ट ये 10 बेसिक मिस्टेक मत करो, ताकि आप निश्चिंत रहो कि हाँ, बेसिक लेवल पे, एक लेवल पे सब कुछ सही है। सबसे बेसिक मिस्टेक होती है आईटीआर के गलत फॉर्म का चुनना। जैसे आप आईटी पोर्टल पे लॉगिन करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप कौन से फॉर्म के थ्रू अपनी रिटर्न भरना चाहते हैं। अब अक्सर देखा गया है, लोग आईटीआर के 1 और 2 का फॉर्म का यूज कर लेते हैं और बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आता है तो वो सोचते हैं कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई। गलती हुई है आपसे क्योंकि आपने गलत फॉर्म चुना है। आपकी जो आय है, आपके जो सोर्सेज ऑफ इनकम है ना, उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्म अप्लीकेबल ही नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान है जिसका सोर्स ऑफ इनकम है सैलरी से, वो इंडिया का रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है, तो उसको आईटीआर फॉर्म 1 भरना पड़ेगा। वहीं अगर वो इंसान सैलरी से भी कुछ कमा रहा है और साइड में मान लो उसने फ्रीलांसिंग का बिजनेस भी खोल रखा है और वहां से भी उसको कुछ इनकम जनरेट हो रही है, तो उसको आईटीआर फॉर्म नंबर 3 और 4 भरना पड़ेगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, आईटीआर फॉर्म नंबर 1 सेलेक्ट कर लेते हैं और बाद में इनकम टैक्स का कोई नोटिस आता है, क्वेरी आती है, तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर हो जाती है। तो जब भी आप फॉर्म सेलेक्ट करो तो आप पहले देखो कि वो आपके ऊपर एप्लीकेबल है भी या नहीं। अगर आपने किसी फाइनेंशियल ईयर में बहुत बड़े खर्चे किए हैं और आपकी इनकम और आपके एक्सपेंस में कोई सामंजस्य नहीं है, तो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है 1 लाख से ज्यादा पूरे साल का, आपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर ली है 10 लाख से ज्यादा की, आपने कोई फॉरेन ट्रेवल किया है जिसमें आपने 15 लाख रुपए खर्च किए हैं। अब जब आप आईटीआर भर रहे हो तो आप आईटीआर में दिखा रहे हो आपकी सैलरी, इनकम, और वो भी 5 लाख रुपए। तो अब देखो, इनकम टैक्स की कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स पे ना निगाह रहती है। तो अब आपकी इनकम है 5 लाख और आप पैसे खर्च कर रहे हो 15-20 लाख रुपए, तो ऑब्वियस बात है इनकम टैक्स की नजरों में ट्रांजैक्शन आने वाला है और वो आपसे नोटिस देके पूछ सकता है कि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो इतना कम क्यों है और बाकी के खर्चे जो आपने किए हैं वो किस सोर्स ऑफ इनकम से हो रहे हैं। तो आप जब भी रिटर्न भरो तो इस चीज को ध्यान में रखो। आईटीआर रिटर्न भरते समय फॉर्म 26A और फॉर्म 16 जो कि टीडीएस सर्टिफिकेट के नाम से जाने जाता है, उनको क्रॉस चेक कर ले, उनका मिलान होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको रिफंड का नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपके एम्प्लॉयर ने 25,000 का टैक्स काटा आपका पूरे साल का और 26A में आपको क्रेडिट दिख रही है केवल 22,000 की, तो जो 3,000 का गैप है ना, वो आपको एम्प्लॉयर से बात करके ठीक करवाना पड़ेगा ताकि आप पूरे 25,000 का रिफंड ले सको जब इनकम टैक्स रिटर्न भरो। अदरवाइज आपको 3,000 के रिफंड का लॉस होगा और हो सकता है आपको टैक्स भी देना पड़ जाए। आईटी रिटर्न भरते समय आपकी जो बेसिक डिटेल है, जैसे कि आपका नाम, पता, ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, आपका पैन कार्ड, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीजें परफेक्ट होनी चाहिए और पैन कार्ड से मैच होनी चाहिए। साथ ही अगर आपको रिफंड क्लेम करना है तो आपने जो भी बैंक अकाउंट की डिटेल भरी है आईटी पोर्टल पे, वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, जैसे कि आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर एंड ऑल दैट। अदरवाइज आपको रिफंड क्लेम करने में इशू आ सकता है। अगर आपने किसी फाइनेंशियल ईयर में जॉब चेंज की है तो आपको पुराने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 लेना चाहिए और नए एम्प्लॉयर को सबमिट कराना चाहिए, ताकि नए एम्प्लॉयर को पता लग सके कि आपका पुरानी कंपनी में कितना टैक्स कटा है और नया एम्प्लॉयर आपका टैक्स सही से कैलकुलेट करे। इसको एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। मान लो आपने किसी कंपनी में 9 महीने काम किया और उस 9 महीनों के अंदर आपका कंपनी ने 12,000 का टैक्स काटा। उसमें उसने स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होती है 75,000 वो भी क्लेम कर लिया, प्लस आपके जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं वो भी उसने कंसिडर कर लिए और उसके बाद में आपका टैक्स बनता है 12,000 जो कि उसने काट लिया। अब नई कंपनी में जब आप जाओगे और आपने मान लो ये फॉर्म 16 की डिटेल उसको नहीं दी नई कंपनी को, तो नई कंपनी क्या करेगी, वो फिर से हो सकता है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 75,000 की अगेन कंसिडर कर ले और ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 2 जगह कंसिडर हो गई और आपको डबल बेनिफिट मिल गया, जो कि इनकम टैक्स के रूल्स के मुताबिक गलत है। इसीलिए आप फॉर्म 16 पुराने एम्प्लॉयर से लें और नए एम्प्लॉयर को दें ताकि आपका टैक्स एकदम एक्यूरेट कैलकुलेट हो। इनकम टैक्स में कुछ इनकम होती है जो कि टैक्स से पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम। अब जनरली होता क्या है, हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है जब हम रिटर्न भरते हैं कि ये तो वैसे भी टैक्स से एग्जेम्प्ट है इनकम, तो इसकी जानकारी में फॉर्म में भरो ही क्यों, जबकि ऐसा नहीं है। आपको उस टैक्स से जो एग्जेम्प्ट है ना इनकम, उसकी जानकारी भी फॉर्म में सही जगह पे भरना आवश्यक है। अब फॉर एग्जाम्पल, पार्टनरशिप से जो प्रॉफिट शेयर मिलता है पार्टनर्स को, वो भी एग्जेम्प्ट होता है, उसकी डिटेल भी देना जरूरी है। तो आप जब भी रिटर्न भरें तो आप अपनी इनकम देखें कि कोई अगर टैक्स से एग्जेम्प्ट इनकम हो रही है ना, तो उसको सही जगह पे सही तरीके से जरूर भरें।
आईटी रिटर्न भरते समय आपकी आय के जितने भी स्रोत है, सोर्सेस है, उन सबको लिस्ट डाउन करो और प्रॉपर हेड में आईटी रिटर्न भरते समय फिल करो। कई बार क्या होता है, हम जाने अनजाने में कुछ सोर्सेज ऑफ इनकम छुपा लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी शेयर से कोई ट्रेडिंग कर रहा हूँ, उससे इनकम हो रही है, कुछ कैपिटल गेन हुआ है, कुछ मान लो एफडी से इंटरेस्ट आ रहा है, वो मैंने रिटर्न में दिखाया नहीं। अब उस समय तो आप रिटर्न भर दोगे, उस समय तो आपको लगेगा कि ठीक है, किसी को पता नहीं चला, रिटर्न भी भर गई और सब कुछ वेरिफिकेशन हो गया। लेकिन बाद में क्या होता है, इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है और फिर आपने जो टैक्स इवेजन किया है ना, उसका 50% से 200% तक की पेनल्टी लग जाती है। और फिर आप सोचते हो कि यार मैं सही सोर्सेज दिखाई देता उस समय, फालतू में इतना पेनल्टी लग गई। तो बेटर है कि आप सोर्सेज सारे नोट करो और आईटी रिटर्न भरते समय जो भी हेड में इनकम आ रही है उस हेड में फिल करो। ओल्ड टैक्स रिजीम में जो सैलरीड पीपल होते हैं, वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं, वो एचआरए क्लेम कर सकते हैं, उसका डिडक्शन ले सकते हैं, ये हम सभी को पता है। पर एचआरए क्लेम करते समय आपके पास कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे कि रेंट एग्रीमेंट, रेंट रिसीट। अगर आपका किराया 1 लाख रुपए से ज़्यादा जा रहा है एक साल में, तो आपको जो लैंडलॉर्ड है ना, उसका पैन नंबर भी देना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, इनकम टैक्स को कुछ डाउट होता है किसी ट्रांजेक्शन पे, तो वो वेरीफाई भी कर लेता है जाके कि आप एक्चुअल में उस प्रॉपर्टी में रह रहे हो नहीं रह रहे हो। तो एचआरए क्लेम करते समय ये बेसिक डॉक्यूमेंट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आईटीआर रिटर्न भरते समय आप ये जरूर चेक कर ले कि आपका जो पैन कार्ड है ना, वो इनएक्टिव तो नहीं है, क्योंकि इनएक्टिव अकाउंट्स पे इनकम टैक्स 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। साथ ही ये चेक करना भी अनिवार्य है कि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों लिंक हैं। अब जब आपने आईटीआर रिटर्न पूरी फिल कर ली है, तो नेक्स्ट स्टेप आता है उसको वेरीफाई करने का। आप इमीडिएट भी वेरीफाई कर सकते हो, और अगर आप ऑनलाइन वेरीफाई नहीं कर पा रहे तो आप आईटीआर वी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, उसको अपने हाथों से भर के सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर यानी सीपीसी बैंगलोर में, ये जो स्क्रीन पे एड्रेस आ रहा है उस पर भेज सकते हो। आईटीआर को वेरीफाई करने का जो पीरियड होता है वो होता है फाइलिंग के 30 दिन के अंदर अंदर। जैसे ही बैंगलोर के पास में सीपीसी सेंटर में आपका वो लेटर मिलेगा उनको, तो आपके पास कंफर्मेशन का एक मैसेज भी आता है। अब कुछ लोगों से पता है बेसिक मिस्टेक क्या होती है, वो जाने अनजाने में आईटीआर रिटर्न को वेरीफाई नहीं करते या भूल जाते हैं किसी रीजन से। उनको लगता है कि फॉर्म सबमिट कर दिया तो ई वेरीफाई लेटर करके छोड़ देते हैं और फिर बाद में भूल जाते हैं, फिर उनको याद ही नहीं आता। फिर जब वो नेक्स्ट ईयर की रिटर्न भरते हैं तो उनको पता पड़ता है कि लास्ट ईयर की रिटर्न भी भरनी है अभी, तो अब उसको लास्ट ईयर की रिटर्न पेनल्टी के साथ भरनी पड़ेगी, और वो पेनल्टी देने में कितना दुख होता है वो मुझे भी पता है। तो बेटर है कि आप जब भी आईटीआर भरो ना, तो इमीडिएटली ई वेरीफाई कर लो, नहीं तो बिना भूले 30 दिन के अंदर तो वेरीफाई कर ही लो। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस करा कि आईटीआर रिटर्न भरते समय बेसिक मिस्टेक क्या होती है। अगर आप इन बेसिक मिस्टेक को अवॉइड करेंगे, इन पे थोड़ी नॉलेज लेंगे, थोड़ा सा कंसल्ट करेंगे, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आईटीआर रिटर्न भरेंगे ना, तो मैं 100% अश्योर्ड हूँ कि आपकी आईटीआर रिटर्न में कोई गड़बड़ नहीं होगी और कोई नोटिस नहीं आने वाला आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से, ना ही आपको कोई फ्यूचर में टेंशन लेने की जरूरत है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा। आपने देखा होगा कि भारत का जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो कितना कॉम्प्लेक्स है। किसी भी आम इंसान के लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझना पॉसिबल ही नहीं है। तो जब आपको लगे कि आपके रिटर्न में बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, मान लो आपकी सोर्सेज ऑफ इनकम है ना बहुत ज़्यादा है, आपने एग्रीकल्चर से इनकम भी है आपकी, आपने कैपिटल गेन भी कुछ कर रखा है, आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है, आपकी रेंट से भी कुछ इनकम हो रही है, कुछ आपने शेयर्स में भी लगा रखा है, और आपने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं डिडक्शंस के लिए, तो बेटर है कि रूल्स एंड रेगुलेशन समझ के खुद ही रिटर्न भरने से बेटर है कि आप किसी कंसल्टेंट से सलाह ले लो, किसी सीए से रिटर्न भरवा लो, ताकि आप फ्यूचर में होने वाले जो इनकम टैक्स के नोटिसेज हैं और जो पेनल्टीज हैं उससे बचे रहो। तो मुझे बताना आपको वीडियो कैसा लगा। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने सर्कल में, ताकि लोगों को पता लगे कि बेसिक मिस्टेक क्या होती है इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय, और उनको थोड़ी सी जानकारी हो ताकि वो गलतियों से बचे। साथ ही कमेंट्स में आप मुझे ये भी पूछ सकते हो कि आपका कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है अगर इनकम टैक्स के रिटर्न से रिलेटेड, तो मैं ज़रूर उस पर रिप्लाई करूंगा। तो आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।